हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पर 1+2 cos x डिनोमिनेटर में है और हमें पता है डिनोमिनेटर कांट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर cos ऑफ x कांट बी -हाफ, इसका मतलब है cos ऑफ x कांट बी cos 2π/3। cos 2π/3 पे ही -हाफ होता है। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो x कांट बी 2nπ ± 2π/3। तो हम इस फंक्शन के डोमेन से ये सारे वैल्यूज़ हटा देंगे तो हमें इस फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट दीज वैल्यूज़ ऑफ x, दैट इज़ 2nπ ± 2π/3। तो ये हमें डोमेन मिल गया इस फंक्शन का। अब इसका रेंज निकालने के लिए हम इसको लिख लेंगे y इंटू 1+2 cos x इक्वल टू 1 - cos x। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा y + 2y इंटू cos x इक्वल टू 1 - cos x। तो cos x को हम एक साइड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा cos x इक्वल टू 1 - y डिवाइड बाय 2y + 1। और हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है कि जो cos x है वो हमेशा ही -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। तो इसका मतलब है कि ये टर्म लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, क्योंकि cos x की वैल्यू ये है। तो ये पूरा टर्म मतलब cos x लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। इससे हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी और y ही हमारा रेंज है। तो अभी हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा दिस टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड दिस टर्म इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। दोनों एक साथ सही होंगे इसलिए हमने एंड लगाया है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और जो y की वैल्यूज़ मिलेंगी दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ सही होना पड़ेगा, है ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये इनइक्वालिटी मिलेगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये इनइक्वालिटी मिलेगा। तो अभी हमारे पास दो इनइक्वालिटी है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इन दोनों को वेवी कब मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इस टर्म को 0 करेंगे तो हमें y = -2 मिलेगा और इस टर्म को जब 0 करेंगे तो y = -हाफ मिलेगा। तो नंबर लाइन पे इसको हम ड्रॉ करेंगे -हाफ एंड -2। तो -हाफ से आगे वाला कोई वैल्यू चेक कर लीजिए, उसमें ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप 100 डाल दीजिए। 100 पे ये टर्म पॉजिटिव है और 100 पे ये टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव होगा। तो x = 100 पे पॉजिटिव होगा, -हाफ में कट करके नीचे आएगा और -2 पे कट करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये हमें इस फंक्शन का वेवी कर्व मिल गया। अब हमें पता करना है कि ये फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ पर है, मतलब इस लाइन के ऊपर कहाँ पर है। तो -2 के पहले ये पॉजिटिव है और -हाफ के बाद भी ये पॉजिटिव है। वेवी कर्व मेथड के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वेवी कर्व मेथड का एक वीडियो है मेरा चैनल में जाके और देख लीजिए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। वेवी कर्व मेथड फंक्शन इनइक्वालिटी सॉल्व करने में काम आता है। तो बहुत ही बेसिक वीडियो है, तो उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये पता करना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पर है या फिर इक्वल टू 0 कहाँ पर है। तो ये -2 के पहले और -हाफ के बाद है ना। तो यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी -∞ से -2 यूनियन -हाफ टू इन्फिनिटी। तो -2 को हम इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर कांट बी 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2y + 1 एक डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मतलब y कांट बी -हाफ। इसलिए -हाफ को हमने एक्सक्लूड कर दिया है, ये एक ओपन ब्रैकेट है। -हाफ को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई इस इनइक्वालिटी से, और इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से तो यहाँ पर y = 0 करेंगे तो y = 0 मिलेगा और 2y + 1 को जब 0 करेंगे तो y = -हाफ मिलेगा। तो y = -हाफ और y = 0 ड्रॉ कर लेंगे नंबर लाइन पे। तो यहाँ पर 0 के बाद पता कर लेते हैं कि ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 100 डाल दीजिए। 100 पे ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। अब y की जगह 100 डाल रहे हैं, ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म पॉजिटिव है, तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो 100 पे मतलब 0 के बाद ये फंक्शन पॉजिटिव है, 0 पे अपना साइन चेंज करेगा, फिर -हाफ पे फिर साइन चेंज करेगा। ये वेवी कर्व ड्रॉ हो गया। अब हमें पता करना है कि ये फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ पर है, मतलब इस लाइन के ऊपर कहाँ पर है। तो -हाफ के पहले ये ऊपर है इस लाइन के और 0 के बाद ये पॉजिटिव है इस लाइन के ऊपर है। तो हमें y का इंटरवल यहाँ से मिल गया। तो यहाँ पर -हाफ के पहले y बिलोंग्स टू -∞ टू -हाफ यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने 0 को इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि इक्वल टू साइन है। यहाँ पर -हाफ को भी इंक्लूड करना था क्योंकि इक्वल टू साइन है, लेकिन -हाफ डिनोमिनेटर पे है, मतलब 2y + 1 कांट बी 0 क्योंकि डिनोमिनेटर कांट बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से y कांट बी -हाफ, इसलिए हमने
हाफ को एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से, ठीक है, और 0 को इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ से हमें इस इनइक्वालिटी से दूसरा y का इंटरवल मिल गया। अभी रेंज निकालने के लिए दोनों को एक साथ सही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ सही होना चाहिए, ये इनइक्वालिटी होल्ड करना चाहिए, मतलब ये फंक्शन -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा भी होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमें y का रेंज मिल जाएगा, मतलब y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इन दोनों इंटरवल को नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे पहले। तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया। तो पहला इंटरवल है -∞ से -2, -∞ से -2 इज़ इंक्लूडेड, तो यहाँ पर डार्क सर्कल होगा। इंटरवल और सेट का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वो जाके आप देखिए, तो इंटरवल और सेट के बारे में आपको पता चल जाएगा ये इंटरवल और सेट कैसे निकालते हैं ना। और इसी में दूसरा इंटरवल है -½ से इन्फिनिटी, तो -½ से इन्फिनिटी, -½ इज़ ओपन, तो -½ एक्सक्लूडेड है, तो ओपन सर्कल लगाएंगे। तो ये दोनों मिला के हमारा पहला इंटरवल मिल गया y का। अभी दूसरा इंटरवल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो -∞ से -½ एंड 0 to इन्फिनिटी। सो -∞ to -½ इज एक्सक्लूडेड, तो ओपन सर्कल होगा यहाँ पर, और ये -∞ तक जाएगा। देन 0 से इन्फिनिटी, 0 इज इंक्लूडेड, इसलिए डार्क सर्कल होगा, तो ये +∞ तक जाएगा। अभी हमें इन दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन। तो ये चीज़ याद रखिए कि ये दोनों एक ही इंटरवल है और ये दोनों एक ही इंटरवल है, क्योंकि ये दोनों लाइन इससे मिला है और ये दोनों लाइन इससे मिला है। तो इन दोनों लाइंस का जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन -2 के पहले इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 0 के बाद भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल इंटरवल हो जाएगा y का, y बिलोंग्स टू -∞ to -2। यहाँ पर -2 यहाँ भी इंक्लूडेड है और यहाँ भी इंक्लूडेड है, तो -2 में हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इंक्लूड कर लेंगे, यूनियन 0 to इन्फिनिटी। तो 0 इन दोनों लाइन पे इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगा लेंगे, 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो यही हमारा रेंज हो गया हमारे रिक्वायर्ड फंक्शन का। आप सोच रहे होंगे कि -½ पे भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पर नहीं कर रहे हैं। -½ पे यहाँ पर भी ओपन है और यहाँ पर भी ओपन है, तो दोनों कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो -½ यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर एक लॉग फंक्शन है और लॉग फंक्शन के अंदर का टर्म हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग के अंदर का टर्म जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तभी लॉग फंक्शन डिफाइंड होगा। इसको हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे तो हमें ये इनइक्वालिटी मिल जाएगा। इसको वेबकम मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको जब 0 करेंगे =3 और इसको 0 करेंगे तो =2, तो हमें 2 रूट्स मिल जाएंगे, 2 and 3। 3 के बाद हम चेक करेंगे फंक्शन ऊपर है नीचे है, इस लाइन से पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 100 डाल देते हैं। तो 100x की जगह जब डालेंगे ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 100 पे ग्राफ ऊपर होगा, 3 पे कट करके नीचे आएगा, फिर 2 पे कट करके फिर से ऊपर चला जाएगा। हमें पता करना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पर है, मतलब इस लाइन के ऊपर कहाँ पर है, तो 2 के पहले और 3 के बाद ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें x का इंटरवल मिल गया जहाँ पर पॉजिटिव है, वो है 2 के पहले, मतलब -∞ से 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन मिल गया और इस फंक्शन का रेंज पता करने के लिए पहले हम अंदर वाले फंक्शन का रेंज पता कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x² - 5x + 6 को t। तो पहले t का रेंज पता करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डोमेन है वो 2 के पहले है, ठीक है, और 3 के बाद। तो इस फंक्शन का ये ग्राफ है, रफ ग्राफ। तो 3 के पहले हमारा डोमेन है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसका ग्राफ 3 के बाद वैलिड है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में डोमेन ही नहीं है, और 2 के पहले वैलिड है, मतलब डिफाइंड है। तो ये फंक्शन 3 के बाद और 2 के पहले डिफाइंड है, 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये ग्राफ हो गया इस फंक्शन का, जिसका रेंज आप देख सकते हैं कि 0 से तो ऊपर है। ये लाइन है y = 0 का लाइन, ये कर्व है x² - 5x + 6, इसी को हमने t ले लिया है। तो t लाई करता है इस डोमेन में 0 से ऊपर, मतलब y = 0 से ऊपर लाई करता है। तो t बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। 0 एक्सक्लूडेड है क्योंकि 2 और 3 डोमेन में नहीं है, तो 2 और 3 पे ग्राफ टच नहीं करेगा, यहाँ पास नहीं करेगा यहाँ से, तो 0 से ऊपर होगा। तो t का रेंज पता चल गया और इसको हमने t ले रखा है। तो हमें रेंज पता करना है नेचुरल लॉग ऑफ t का, हमें y का रेंज पता करना है। तो t का हमें इंटरवल पता है कि t कहाँ लाई करता है, तो हम नेचुरल लॉग ऑफ t भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लॉग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम x की जगह t डालेंगे, t एक्सिस और y एक्सिस में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की जगह t है, ठीक है। तो लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। ये t एक्सिस को 1 पे कट करें तो ये ग्राफ है y = नेचुरल लॉग ऑफ t का ग्राफ। तो अगर t यानी ये
लाई करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, टी लाई करता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो अगर टी 0 से इन्फिनिटी लाई कर रहा है तो ये पूरा ग्राफ ही आ जाएगा इस डोमेन में, क्योंकि लॉग डिफाइंड ही होता है टी ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अगर टी पॉजिटिव है तो ये पूरा लॉग ही डिफाइंड होगा, मतलब y हमेशा ही रियल वैल्यूज़ देगा, मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ y कवर हो जाएंगी इस डोमेन में। तो हमें रेंज मिल गया y बिलोंग्स टू r, क्योंकि अगर t 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा तो पूरा ग्राफ ही इस डोमेन में कवर हो जाएगा, इसलिए रेंज r हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें फंक्शन का रेंज मिल गया। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, बट उसके पहले एक चीज़ सीख लीजिए कि रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज r। तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिग्री अगर ऑड है तो उसका रेंज हम डायरेक्टली r लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस फंक्शन का डिग्री 3 है, 2 + 1 3, और 3 एक ऑड नंबर है। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री ऑड है, तो हम लिख सकते हैं कि इस फंक्शन का रेंज r होगा, ऑल रियल नंबर्स। और अगर इस फंक्शन को हम ड्रॉ करें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं XY प्लेन पे। इसके रूट्स हैं 1 और 3, तो 1 और 3 पे कट करेगा x एक्सिस पे। तो सिंपली इसको हम वेवी कर्व मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर 3 के बाद हम चेक कर लेते हैं ग्राफ ऊपर है नीचे है, तो 3 के बाद कोई भी नंबर डाल दीजिए, 100 डाल देते हैं। तो 100 अगर x की जगह डालेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो 3 के बाद फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब x एक्सिस के ऊपर है, तो ग्राफ ऊपर से आएगा, 3 पे कट करेगा, साइन चेंज करेगा और फिर 1 पे टच करके वापस आ जाएगा। x = 1 यहाँ से मिला है, जब x - 1 को हमने 0 किया तो x = 1 रूट यहाँ से मिला है, और x - 1 में इवन पावर है, और जब इवन पावर होता है तो वहाँ पर ग्राफ उस रूट पे टच करके वापस आ जाता है, इसलिए ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप वेवी कर्व मेथड वाला वीडियो जाके देखिए चैनल पे, तो आपको ये सब ड्रॉ करना बनने लगेगा। नाउ इसी में हम एक एग्जांपल लेते हैं, y = x - 1 × x - 2। हम एक और फंक्शन डिस्कस करेंगे जिसका डिग्री इवन है, डिग्री यहाँ पर 2 है, 1 + 1, इसलिए ये फंक्शन एक इवन डिग्री वाला फंक्शन है। और इसको अगर हम ड्रॉ करें XY प्लेन में तो इसके रूट्स हैं 1 और 2, ये एक पैराबोला है। इसको वेवी कर्व मेथड से अगर ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इसका रेंज r नहीं है, क्योंकि ये एक पॉइंट है, y कुछ तो वैल्यू होगी, यहाँ पर मैं निकाल नहीं रहा हूँ। इस y के वैल्यू से नीचे ये ग्राफ जा ही नहीं रहा है, तो नीचे वाले वैल्यूज़ तो मिलेंगे नहीं y के, इसलिए इसका रेंज कभी भी r नहीं हो सकता। तो बस आप इतना याद रखिए कि रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री इज r। तो अगर आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और अगर उसका डिग्री ऑड है तो आप डायरेक्टली उसका रेंज r लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे पहले, तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में x² + 1 है, जो इससे कैंसिल हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 1 डिवाइड बाय x² + 1 प्लस यहाँ x⁴ बचा, x⁴ डिवाइड बाय x² + 1। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 + x⁴ बाय x² + 1। नाउ ऐसा लिखने से एक फ़ायदा मिलेगा कि हमें पता है कि ये जो टर्म है x² + 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं कि x² + 1 हमेशा ही पॉजिटिव होगा और x⁴ ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो सकता है, कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अगर न्यूमरेटर हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और डिनोमिनेटर हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये पूरा टर्म x⁴ बाय x² + 1 या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है इसका जो डोमेन है पूरे रियल नंबर्स हो जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर हमेशा ही पॉजिटिव है तो कभी 0 होगा ही नहीं, और अगर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा तो डोमेन ऑल रियल वैल्यूज हो जाएंगी। नाउ अब हमें रेंज निकालना है, तो ये हमारा y है 1 + x⁴ बाय x² + 1, ठीक है। तो ये टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब है ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा और ये 0 हो सकता है। और 0 कब होगा? जब x = 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 होगा एट x = 0, तो x = 0 डाल दीजिए तो ये 0 मिल जाएगा, पर नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। इसको हम t मान लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं y = 1 + t, और t हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है।
तो t बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो अगर t 0 से इन्फिनिटी लाई करेगा तो y कहाँ से कहाँ लाई करेगा, y 1+t है, तो ये लाई करेगा 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर y विल लाई बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। हम t में 1 जोड़ रहे हैं तो y मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो हमें 1 से इन्फिनिटी रेंज मिल जाएगा। तो ये हमें रेंज मिल गया और डोमेन तो हमने पहले ही निकाल लिया था। ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो यहाँ पर sin x एंड cos x दोनों स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं और हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस के वीडियो में डिस्कस किया था कि sin x का जो डोमेन होता है वो r होता है और cos x का डोमेन भी r होता है। और हमने डोमेन और रेंज के स्टार्टिंग वीडियो में डिस्कस किया था रूल्स फॉर फाइंडिंग द डोमेन। यहाँ पर उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर दो फंक्शंस हैं या फिर मल्टीपल फंक्शंस हैं, तो अगर पहला फंक्शन का डोमेन d1 है और दूसरे फंक्शन का डोमेन d2 है, तो अगर दोनों फंक्शन को प्लस या माइनस करते हैं तो दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाता है इस रिजल्टेंट फंक्शन का डोमेन। तो यहाँ पर भी ये दो फंक्शन को हमने ऐड किया है, तो अगर दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट डोमेन होगा वो इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। और अगर r का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें r ही मिलेगा, तो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन तो हमेशा ही r होता है, तो इसका डोमेन भी r होगा। तो अगर सबको हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो सारे डोमेन का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। रियल नंबर्स का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें रियल नंबर से मिलेंगे। तो हमें डोमेन मिल गया इस फंक्शन का, ठीक है। और रेंज निकालने के लिए हम एक इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो एक चीज़ आप याद रखिए, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हमेशा ही लाई करता है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर a की जगह 3 है और b की जगह 4 है, ठीक है। तो जब a की जगह 3 और b की जगह 4 डाल देंगे तो हमें 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का रेंज मिल जाएगा। तो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड इट विल बी लेस देन और इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। a की जगह 3 है और b की जगह 4 है, तो यहाँ से हमें मिल गया 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स विल लाई बिटवीन -5 to 5। हमें यहाँ पर इसका रेंज निकालना है, तो अगर 5 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो हर जगह 5 माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 5 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन और इक्वल टू 5 - 5। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से -10 मिल जाएगा और यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो ये वाला फंक्शन लाई करेगा -10 से 0 के बीच में। तो हमें रेंज मिल गया क्योंकि यही y है, तो y विल लाई बिटवीन -10 एंड 0 और यही हमारा रेंज है। आप एक चीज़ और याद रखिए, इफ़ इन अ फंक्शन there are many functions, then if one function has its range equal to r, then the entire function has the range r। तो अगर आपको एक फंक्शन में कई सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, तो अगर एक भी फंक्शन का रेंज r हो जाता है तो उस पूरे फंक्शन का रेंज r हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक हम फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस साइन ऑफ x प्लस 7। यहाँ पर x का रेंज r है, y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है जिसका रेंज r होता है, और साइन x का रेंज हमें पता है वो होता है -1 to 1 और 7 एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका कांस्टेंट वैल्यू है y इक्वल टू 7। तो ये अभी हम रेंज की बात कर रहे हैं, x का रेंज r है, साइन x का रेंज -1 से 1 है और y इक्वल टू 7 का रेंज तो y इक्वल टू 7 ही है, 1 वैल्यू है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन का रेंज r है और यहाँ पर कई सारे फंक्शन हैं। तो अगर किसी एक भी फंक्शन का रेंज r हो जाता है तो इस पूरे फंक्शन का रेंज r हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर एक भी वैल्यू -∞ से +∞ तक लाई करती है तो उसमें आप छोटी मोटी वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो -∞ से +∞ जाएगा ही।